2024 में बांग्लादेश में शुरू हुआ पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस देश के हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट मोड बन गया है। यह संकट तब शुरू हुआ जब स्टूडेंट्स मूवमेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। हालांकि इन प्रदर्शनों ने जल्द ही पीएम शेख हसीना के लंबे समय से चलते आ रहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बड़े रिबेलियन का रूप ले लिया। शेख हसीना जो 2009 से सत्ता में थी, उन पर सत्ता की दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और विरोधियों को दबाने के आरोप लगते रहते हैं। हसीना सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए कड़े कदम उठाए, जिनमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज को जेल में डालना और सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिशें शामिल थी। अब इस सारी मुश्किल की जड़ है बांग्लादेश की रिजर्वेशन कोटा सिस्टम, जिसके खिलाफ कई वर्षों से प्रोटेस्ट चल रहे थे और इसी का नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम डिफरेंट ग्रुप्स को रिजर्वेशन देती है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट यानी कि 30% हिस्सा लिबरेशन वॉर फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों को दिया जाता है। इसके बाद 10% महिलाओं के लिए, 10% डिस्ट्रिक्ट कोटा के लिए, 5% आदिवासी समूहों के लिए और 1% डिसेबल्ड पर्सन के लिए आरक्षित होता है। बाकी बचे 44% सीट्स मेरिट के बेसिस पर भरे जाते हैं। तो अब बात यह है कि लिबरेशन वॉर फ्रीडम फाइटर्स के कोटा को स्टूडेंट्स का विरोध क्यों है। तो कहानी शुरू होती है 1971 के वॉर के बाद। बांग्लादेश को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। स्टेट बिल्डिंग के मेन बेसिस में एक था शेख मुजीबुर रहमान का ये प्रॉमिस कि वो उन लोगों के साथ न्याय करेंगे जिन्होंने बलिदान दिया और पाकिस्तानी सेना से अत्याचार सहा। 1972 में ढाका लौटने के तुरंत बाद उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा बनाने का संकल्प किया। फ्रीडम फाइटर्स के अलावा मुजीबुर ने उन वुमेन्स के लिए भी कोटा दिया जो पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हरास की गई थी। शेख मुजीबुर की हत्या के बाद कोटा सिस्टम को वीक कर दिया गया और देश के अनरिप्रेजेंटेड वर्गों तक बढ़ा दिया गया। इस प्रकार बांग्लादेश की बदलती और विकसित होती कोटा सिस्टम ने फ्रीडम फाइटर्स को, वुमेन्स को, अंडर डेवलप्ड एरियाज को और माइनॉरिटीज को शामिल किया। बीच के दौर में कोटा सिस्टम कभी कभी कम यूज हुई क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की संख्या कम होती गई और इसीलिए कोटा के मिसयूज की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगी। क्रिटिक्स का लॉजिक था कि जब तक लिबरेशन वॉरियर्स यानी फ्रीडम फाइटर्स यंग थे और जॉब्स खोज रहे थे, तब तक उन्हें आरक्षण देना उचित था। लिबरेशन वॉरियर के पासिंग के बाद उनके बच्चों को नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रहा है और अब फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी रिव्यूड कोटा सिस्टम से लाभ होने जा रहा है। बांग्लादेश की राजनीतिक सिस्टम लंबे समय से हसीना और आवामी लीग द्वारा डोमिनेट रही है। अपोजिशन पार्टीज के बीच ये भावना बढ़ रही है कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा बेसिकली आवामी लीग के भीतर एक क्लोज सपोर्ट ग्रुप बनाने का अटेम्प्ट था, जो नौकरशाही या सिविल सेवा में आवामी लीग के गवर्नेंस को बनाए रखे। ये उन मेन रीजंस में से एक था जिसने इसकी वजह से कोटा रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च करने का स्टूडेंट को इंस्पिरेशन मिला। 2024 की गर्मियों में जब सरकार ने गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम को शुरू रखने का फैसला किया, तब ये केस वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में गया। तो कोर्ट ने इस आरक्षण को शुरू रखने का फैसला सुनाया और इस बात से देश भर में स्टूडेंट्स एग्रेसिव हो गए और ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बहुत तेजी से अदर सिटीजन्स और पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन से बड़े पैमाने पर होने लगे। सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब शेख हसीना ने फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज के लिए होने वाले कोटा का विरोध करने वाले प्रोटेस्टर को रजाकार कहा, यानी कि गद्दार कहा। बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता था जिन्होंने 1971 में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर एट्रोसिटीज करने वाले पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट किया था। इसने स्टूडेंट्स को और गुस्सा दिया और स्टूडेंट्स ने हसीना को माफी की मांग की। स्थिति तब बिगड़ी जब पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन ने प्रोटेस्टर पर कड़ी कार्रवाई की। बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी आवामी लीग पर भी अपने स्टूडेंट लीडर का उपयोग करके प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगा। जुलाई 2024 में प्रोटेस्ट ने इतना गंभीर रूप लिया कि देश के बड़े शहरों, विशेष रूप से ढाका में हिंसा फैल गई। सरकार ने प्रोटेस्टर्स को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी और आर्मी को तैनात किया, लेकिन ये स्टेप भी प्रदर्शन को रोकने में विफल रहे। 5 अगस्त को प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेसिडेंस गण भवन को घेर लिया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस इंसिडेंट के बाद
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया और देश छोड़ दिया। इसी के साथ ही सेना चीफ ने घोषणा की कि एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाएगा जो देश को आगे लेकर चलेगी। इस क्राइसिस के कारण कई एयर फ्लाइट्स रद्द हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए और देश की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेम्पररी रूप से बंद हो चुके हैं और फॉरेन से आने वाली फ्लाइट्स में भी रिडक्शन की गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बांग्लादेश की सिचुएशन पर चिंता जाहिर की है। कई देशों ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश की ट्रैवल से बचने की सलाह दी है। यूएस एम्बेसी ने भी सर्विसेज को टेम्पररी रूप से सस्पेंड कर दिया है और अपने एम्प्लॉयज को सेफ प्लेस में रहने का सलाह दिया है। क्राइसिस का सबसे बड़ा इफेक्ट बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर पड़ा है। शेख हसीना की रिजाइन करने के बाद देश में एक पॉलिटिकल गैप तैयार हो गया है, जिसे भरने के लिए वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और आर्मी संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट कितने समय तक सत्ता में रहेगी और कब तक देश में सामान्य स्थिति बहाल होगी। इस राजनीतिक अस्थिरता का असर देश के नागरिकों पर भी पड़ा है। डेली लाइफ ठप हो चुकी है, बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो गई है और लोग अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। देश की इकोनॉमी को इस संकट से भारी नुकसान हो रहा है और इसे पटरी पर लाने में लंबा समय लग सकता है। आरक्षण का इशू कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। एक और आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारना और उन कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रोग्रेस से वंचित रही है। ये इंक्लूसिवनेस और विविधता को बढ़ावा देता है। आरक्षण के सपोर्टर्स मानते हैं कि ये एक नेसेसरी स्टेप है जो समाज में बैलेंस बनाने का ट्राई करती है। भारतीय समाज में भी जाति व्यवस्था ने एक लंबे समय तक सोशल इनइक्वालिटी को जन्म दिया है, जिससे लोअर कास्ट के लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आरक्षण ऐसी पॉलिसीज का हिस्सा है जो इन कम्युनिटीज को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इक्वालिटी अचीव करने की मदद करती है। क्रिटिक्स का कहना है कि आरक्षण से एबिलिटी का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, जिससे समाज में दूसरे हिस्सों में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। वो मानते हैं कि आरक्षण के कारण कई बार अयोग्य व्यक्ति को योग्य व्यक्ति पर प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे समाज में योग्यता का इम्पोर्टेंस घट जाता है। अब कुछ लोग रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस का भी ऑप्शन कहते हैं। कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उनके अनुसार गरीबी और बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम्स केवल जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। इसलिए आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए, ताकि जो लोग रियलिस्टिकली जरूरतमंद है उन्हें उसका बेनिफिट मिले। आपका इस मामले में क्या विचार है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है। बांग्लादेश की सिचुएशन का भारत पे क्या असर पड़ेगा, ये कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।